वो हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक का रीजन क्या होता है। मुझे ना एक चीज इसलिए पूछनी है। हम्म। वो जो ये था ना कि जब हम मशीन वीएम्स बनाना शुरू करते हैं हम्म। तो वो पीछे से एक एक करके वीएम उसका बैकअप तो आप ऑटोमेटिकली बनाना शुरू कर देता है। तो वो 5 वीएम तक जाता है, लेकिन जब 6 वीएम बनाते हैं तो दोबारा पहले वाले में ऐड कर देता है। हम्म। तो वो अप टू 20 वीएम तक उन 5 में सब 5 बैकअप वीएम से सपोर्ट करता है, राइट। हम्म। लेकिन वो जो बैकअप वीएम्स होती हैं वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वीएम को बैकअप करती है ना, डेटा या एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल किया है उसको तो बैकअप नहीं करती। नहीं नहीं, वो सिर्फ पैचेस वगैरह का करती है। अच्छा डेटा अच्छा। हमारा डेटा हमारा वीएम पे नहीं रहता। डेटा वीएम पे नहीं रहता। हम्म। डेटा कहाँ रहेगा फिर, वीएम पे नहीं जाएगा तो। जब आगे पढ़ेंगे तब पता अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो मशीन सिर्फ जो है पैचिंग को कंट्रोल करने के लिए है। हाँ, ओएस को कंट्रोल करने के लिए और इससे सपोर्टेड सॉफ्टवेयर्स को। सही है। अच्छा, उसमें क्या शेयर करना है आपसे? ईमेल यूजर एड्रेस? नेम। अरे ये मेल आईडी और पासवर्ड अजूरे का, वो अजूरे तो है, पोर्टल का ईमेल आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड लिखना सो पड़ेगा हम वो तो। लोगों ने पढ़ा था रीजन क्या है, एबिलिटी जोन्स क्या है और एबिलिटी सेट्स क्या है। चलिए हम जी आज हाँ। यहाँ पर एक और चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो प्रैक्टिकल फिर एक ही साथ कराएंगे क्योंकि ये सारी चीजें वहां पर यूज होंगी। तो अगर मैं आपको ये चीजें पहले बता दूंगा ना तो फिर मुझे वहां पर थ्योरी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकल में मैं ऑन द स्पॉट लैब करा दूंगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एबिलिटी रीजन हो गया, एबिलिटी जॉन हो गया, एबिलिटी सेट हो गया। दो चीज और आती है, एक आती है आपका इमेज। इमेज का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इमेज का अगर ऑप्शन आता है तो वहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। देन आपको यूजर अपना डिफाइन करना पड़ेगा। कभी भी आप क्लाउड की कोई भी मशीन बनाएंगे तो आपको अपना यूजर नेम डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी आपका लॉगिन डिटेल्स होगी इस पर्टिकुलर मशीन पे। और आपको पासवर्ड भी अपना डिफाइन करना पड़ेगा पर्टिकुलर अपनी इस मशीन पर। और पासवर्ड के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कि वर्चुअल मशीन, व्हेन यू क्रिएट वर्चुअल मशीन, अगर आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसका कॉन्सेप्ट है कि ये वर्चुअल मशीन इज अ कंप्यूटर फाइल टिपिकली कॉल्ड एन इमेज विच बिहेव लाइक एक्चुअल कंप्यूटर्स। सो जो भी वीएम आप अगर क्रिएट करते हो अपनी क्लाउड पर, व्हेन यू क्रिएट एनी वीएम, सो वो आपकी एक्चुअल कंप्यूटर्स की तरह काम करेगी। ये बात रिपीट करें अपनी तरह। सो वीएम वर्क एज अ एक्चुअल कंप्यूटर। ठीक है। जी हाँ। वीएम वर्क एज अ एक्चुअल कंप्यूटर्स, यानी कि जिस तरीके से आपका फिजिकल कंप्यूटर्स होता है उसी तरीके से ही आपकी वीएम भी क्या करेगी, काम करेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई, अगर अदर वर्ड में बोलता हूं, अगर व्हेन यू क्रिएट अ मल्टीपल वीएम्स इट्स यूज सेम फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर। लाइक कि बैकएंड में हमारे पास एक सिस्टम है, बैकएंड में हमारे पास एक फिजिकल मशीन है, और इस फिजिकल मशीन पे अगर आप अपनी वीएम क्रिएट करते हो, लाइक आपने यहाँ पर ये 4 वीएम्स क्रिएट करी, तो ये सारे की सारी सेम हार्डवेयर का यूज करेंगे। सो व्हेन यू क्रिएट द VMs, यूज all VM use same physical machine hardware। नहीं, वो तो जरूरी तो नहीं है। जरूरी है ना यार, सिंपल सा है, आपके लैपटॉप में जो रिसोर्सेज फ्री है वही तो वो यूज करेंगी। लेकिन एश्योर में जब हम जाते हैं तो कौन सा वीएम कहाँ बनाते हो तो हमें नहीं पता ना। अच्छा, ये इन एक्चुअली जब हम अपना जोन दिस इज द बनाएंगे तो एक ही बैकबोन, मशीन होगा। दिस इज अ बैकएंड प्रोसेस, अच्छा। दिस इज कॉल्ड अ बैकएंड प्रोसेस। आपकी अगर वीएम बन रही है वो किसी ना किसी हार्डवेयर पर ही बन रही है। सही है, हाँ। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर बैकएंड में हमारा ब्लेड सर्वर, हमारे रैक के अंदर सर्वर्स लगे हुए हैं और हम्म। हम
उन्हीं में से किसी एक सर्वर के ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। गॉट इट? तो अगर हमने पर्टिकुलर एक सर्वर पर ही 4 मशीनें क्रिएट करी हैं तो वो चारों की चारों मशीन इक्वल ही क्या यूज करेंगे, हमारा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस नहीं, हार्डवेयर यूज करेंगे इक्वली। ओके, सही है। लाइक कि आपके पास रैम फ्री है, स्टोरेज फ्री है, व्हाटएवर जो भी रिसोर्सेज आप एलोकेट करेंगे वो सारी रिसोर्सेज का वो यूज करेंगे। सही है। दूसरा इसमें क्या है कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन साइड बाय साइड। सही है। यहाँ पर एक साथ इन सिंगल फिजिकल मशीन, थोड़ा माइक ऑफ कर लो, इन सिंगल फिजिकल मशीन create multiple VMs with different operating system. So एक ही VM पर मल्टीपल मशीन्स आपकी रन कर सकते हैं विद डिफरेंट ओएस। लाइक लाइनेक्स आपने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पर आपने उबंटू क्रिएट कर दिया, या मैं आपको बात करता हूँ कि लाइक आपने यहाँ पर सर्वर क्रिएट कर दिया, लाइक आपने यहाँ पर विंडो 10 बना दी। तो आप एक ही मशीन पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर साइड बाय साइड मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर सकते हो। इज इट क्लियर? एक ही वीएम पे ना, जैसे हम अपने लैप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। या एक कंप्यूटर पर मल्टीपल वीएम्स बना सकते हो और ईच वीएम यूज इंडिविजुअली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर नहीं होता है। हर वीएम के लिए आप क्या कराओगे, डिफरेंट ओएस भी इंस्टॉल करोगे। लाइक अगर आपने 4 वीएम्स बनाई हैं तो चारों वीएम पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। और सबकी जो है वो प्रोडक्ट की डिफरेंट होगी। हाँ, वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा, प्रोडक्ट की अलग होगी। व्हाटएवर अगर आपने लाइसेंसेस ले रखे हैं 4 तो चारों में सेम कॉमन प्रोडक्ट की यूज होगी। बट दिस इज अ कॉल्ड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा डॉकर यूज होता है। ठीक है ना? तो डॉकर की एक वीडियो मैंने डाली, आप एक बार देख लेना कि क्यों इंडस्ट्रीज क्लाउड पे मूव हो रही है, क्यों इंडस्ट्री डॉकर पे मूव हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। एक दफा और बताएं क्यों हम डॉकर यूज करते हैं? डॉकर की वीडियो डाली, आप एक बार देख लेना, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट स्टार्टिंग की 20 मिनट्स की वीडियो आप देखोगे तो। अच्छा, आप उसका लिंक शेयर कर दिएगा प्लीज। आप मेरे हाँ, यूट्यूब चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए डॉकर। नहीं, मेरा सवाल ये था कि वो कौन सा सवाल है जिसको डॉकर आंसर कर रहा है, वो मैं वो मिस कर ये गया। आंसर है कि हमने 4 वीएम्स यहाँ पर बनाई, हम्म। चारों वीएम्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रही है, ठीक है। चारों वीएम्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्पेस एलोकेट करेंगी। ठीक है। दूसरा, चारों वीएम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए रैम यूज करेंगी। बिल्कुल। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे 4 GB ईच वीएम को रैम एलोकेट करी है तो मिनिमम वो 50 GB स्पेस तो ओएस के लिए लेगी, जो आपका सी ड्राइव होता है। हम्म। और उस ओएस को रन करने के लिए वो क्या लेगी, 2 GB रैम लेगी मिनिमम। जी। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए हमें कितनी रैम की जरूरत पड़ रही है, 8 GB रैम। ई सिस्टम 2 हाँ GB, हाँ, बिल्कुल। 8 GB रैम तो फिजिकली सिर्फ ओएस के लिए। अब आपको एक वीएलसी मीडिया प्लेयर रन कराना है, हम्म। उस मीडिया प्लेयर को आप अपने सिस्टम पे रन कराओगे। बिल्कुल। और मीडिया में वीएलसी मीडिया प्लेयर सिर्फ 100 MB रैम ही यूज करेगा। ओके? ठीक है। और 25 MB उसका स्पेस चाहिए। हम्म। बट उस वीएलसी मीडिया प्लेयर को चलाने के लिए आपको पूरा का पूरा 50 GB तो ऑपरेटिंग सिस्टम और 2 GB रैम एलोकेट करनी पड़ रही है। यानी अच्छा। कि जो काम 100 MB में और 25 MB स्पेस में हो सकता है उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसको रैम देके सारा काम करना पड़ रहा है। हम्म। तो तभी मैं कह रहा हूँ इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए डॉकर लाया गया है। इसीलिए मार्केट में डॉकर डेवऑप्स हो रहा है। ओके। तो कुल मायके की जो हमारा क्लाउड है, जो हमारा वर्चुअलाइजेशन है, वो हमारा हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन कराता है। बट जो हमारा डॉकर है ना, डॉकर हमें ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन कराता है।
अच्छा हमें हर मशीन पे ओएस डालने की जरूरत नहीं है। वो अच्छा देखिए, अपनी डॉकर ओएस बेस्ड वर्चुअलाइजेशन कराता है। उससे पहले आपने क्या बात बोली? वर्चुअलाइजेशन लाइक हाइपर वी, VMware, ESXi, ये हमारा वो हार्डवेयर बेस्ड हार्डवेयर करता बेस्ड है। वर्चुअलाइजेशन कराता है। तो सही है, सही है, ठीक है। यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का पार्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने फिजिकल मशीन का हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बताया द ऑल VM यूज सेम फिजिकल मशीन हार्डवेयर, और डॉकर के अंदर क्या आ जाएगा, द ऑल कंटेनर यूज सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिजिकल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम फिजिकल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा। हाँ, आप वो वीडियो देख लेना, आपका हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जाएगा। बेसिकली आप यूज स्पेस यूटिलाइजेशन आपको एज पर द नीड है वो उतने एलोकेट करेगा, आप उतना में काम करें, और बिल्कुल जिस फिनिश। अच्छा, तो आपकी वेस्ट नहीं होगी मेमोरी बेसिकली। बिल्कुल लाइक VLC मीडिया प्लेयर चलाना है तो मुझे 100 MB ही रैम हम्म, चाहिए, दैट्स इट। मुझे उसके लिए पूरा इंटायर मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। सही, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है, बाकी आप वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मेरा डेवऑप्स की सीरीज स्टार्ट हुई है, तो उसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डॉकर की डाली है, वहां पर कल ही डाली है। देन ईच VM प्रोवाइड इट्स ओन वर्चुअल हार्डवेयर। जितनी भी VM आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, उन सभी VM का अपना इंडिविजुअली हार्डवेयर होगा। तो ईच VM का मतलब है कि हमने 4 VMs बनाई हैं। ईच VM की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर एक VM की। ईच VM प्रोवाइड इट्स ऑन वर्चुअल हार्डवेयर। हर VM का अपना इंडिविजुअली क्या होगा, वर्चुअल हार्डवेयर होगा। यानी कि वो सिर्फ फिजिकल मशीन का हार्डवेयर शेयर करती है, वर्चुअल मशीन का हार्डवेयर शेयर नहीं करती। इसलिए जो भी आप वर्चुअल मशीन बनाओगे, वो अपना इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट वर्चुअल हार्डवेयर का यूज करेंगे। दूसरा, जो भी वर्चुअल हार्डवेयर हमें एलोकेट होगा हमारी वर्चुअल मशीन्स को, जो भी हमें वर्चुअल हार्डवेयर, द वर्चुअल हार्डवेयर is mapped to the real hardware on the physical machine. जो भी हमारा वर्चुअल हार्डवेयर होता है, वो हमारे किसके साथ मैप्ड रहता है, हमारी फिजिकल मशीन के साथ मैप्ड रहेगा। लाइक कि मेरी एक वर्चुअल मशीन है, दिस इज माय फिजिकल मशीन। इस फिजिकल मशीन का पर्टिकुलर कोई हार्डवेयर है, लाइक यहाँ पे रैम है, स्टोरेज है, लाइक रैम है मेरी, हार्ड डिस्क है। और व्हेन यू क्रिएट द एनी वर्चुअल मशीन, अगर आप इस पर कोई भी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, तो इस मशीन का जो वो हार्डवेयर यूज करेगा, वो कौन सा हार्डवेयर यूज करेगा, हमारी फिजिकल मशीन का ही हार्डवेयर यूज करेगा। इसलिए ये क्या होता है, मैप्ड होता है। यानी कि अगर आपने यहाँ से आपकी रैम खराब होती है फिजिकल मशीन की, तो वर्चुअल मशीन की भी रैम सोचो खराब हो गई। गॉट इट? क्लियर हसन जी? जी जी, मैं म्यूट पे था, सॉरी। ओके, सो क्लियर है ना? which save the cost for reducing the need of physical hardware। इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या हुआ कि वर्चुअल मशीन्स आने के लिए, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर आने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ इंडस्ट्रीज को, कि सेव द कॉस्ट। सेव द कॉस्ट मतलब कि आपके पास जो फ्री रिसोर्सेज पड़ी हुई है, सेव द कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर फिजिकल मशीन। also maintenance cost, also power cost,
कूलिंग कॉस्ट, स्पेस कॉस्ट, ये सारी की सारी चीज आपकी बच जाती है कि जहां पर आपको 10 मशीन फिजिकल लगानी पड़े, और मैं कहता हूं कि 2 ही मशीन पर आप 10 फिजिकल 2 मशीन लीजिए और उन्हीं पर आप अपनी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर दीजिए। तो आपकी कॉस्ट बचेगी या नहीं बचेगी? आपकी 2 मशीन की ही कॉस्ट आएगी, 2 की मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, बाकी तो सारा पैसा आपका बचेगा ना। यस और नो? जी। So is it clear? This is a short intro why the virtual machine concept comes in market. So basically the cost saving is the main purpose for virtual machines. Is it clear? जी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्लाउड में बनाते भी हो, तो डेफिनेटली कि व्हेन यू क्रिएट 2 वर्चुअल मशीन्स, अगर आप 2 वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो और इन दोनों मशीन्स को आप कम्युनिकेट कराना चाहते हो, तो क्या चीज की नीड चाहिएगी हमें? डेफिनेटली नेटवर्क की हमें नीड चाहिए। सो अगर हम 2 मशीन्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें अपना बनाना पड़ेगा नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं वी नेट। वी नेट का मतलब है वर्चुअल नेटवर्क। गॉट इन माय पॉइंट? सो ये भी हम पढ़ ही लेते हैं। सो व्हाट इज वी नेट? सो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है वी नेट सारी चीजें। सो यहाँ पर हम एक बार और शॉर्ट फॉर्म में इसको रिपीट कर लेते हैं कि नेटवर्क का पार्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, लैन वैन मैन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाइपर टेस्टिंग क्या होता है। जब वर्चुअल वीनेट यानी कि अजूरे वीनेट इज रिप्रेजेंट of your own cloud network, यानी कि जो भी आप अजूरे पे वीनेट पढ़ाओगे वो रिप्रेजेंट करता है आपका ऑन क्लाउड नेटवर्क। इट्स प्रोवाइड communication between cloud VMs etc। गॉट इट गाइस? हम क्यों अपना वीनेट बनाएंगे? इज इट क्लियर? नहीं यार, इसको तो रिपीट करते हैं प्लीज, सॉरी। Azure VNet is represent of your own cloud network and it provide communication between cloud VMs etc। यानी कि आप अपना खुद का एक नेटवर्क क्लाउड पे बना रहे हो। क्लाउड पे एक डिफॉल्ट नेटवर्क भी बना हुआ होता है, बट वो तो क्लाउड ने अपना, अमेजोन ने सॉरी एडब्ल्यू अजूर ने अपना बना के दिया है। सेम एज, बट आप तो अपना नेटवर्क बनाओगे ना, अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी नेटवर्किंग करोगे क्लाउड की। यस और नो? ठीक है ठीक है ठीक है, उसको हम वीनेट बोलते हैं, वर्चुअल उसको नेटवर्क। वीनेट बोलते हैं, वर्चुअल नेटवर्क। सिंपल सा है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी वीएम चली गई तो वर्चुअल मशीन्स आ गए, तो सिंपल सा है कि वर्चुअल मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए वर्चुअल नेटवर्क भी चाहिए। ईच वीनेट, अगर हम बात करते हैं कि अगर आप कोई भी वीनेट इस पे क्रिएट करते हो, तो ईच वीनेट का मतलब है वर्चुअल नेटवर्क। तो सर मैं पूरा नाम लिख देता हूं। ईच वीनेट मतलब ईच वर्चुअल नेटवर्क each VNet use its own CIDR। CIDR का मतलब क्या है गाइस? आईपी रेंज, आईपी ब्लॉक, यानी कि कौन से आईपी आप यूज करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं CIDR, आईपी ब्लॉक या IPv4 बिट्स।
आप कौन सी बिट्स का आईपी यूज करना चाहते हैं उसको CIDR बोलते हैं. It's use its own CIDR and can be linked to another, can be linked to other VNets and on-premise network. सिंपल सा नेटवर्क है कि अगर आप कोई भी वीनेट बनाते हो तो उसके अंदर आपको अपने ऑन आईपी एड्रेस डालने पड़ेंगे, और अगर आप किसी दूसरे वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आपको अपने आईपी डालने पड़ेंगे, या आपने अपनी कंपनी ऑन प्रीमाइस पर जो नेटवर्क बना रखे हैं वहां पर भी आपके अपने ही आईपीज होंगे. यानी कि अगर आप एक कंपनी के एडमिन हो तो सिंपल सा है कि डेफिनेटली अगर आप कहीं भी कनेक्टिविटी करना चाहते हो वहां पर आपको अपने ऑन CIDR वैल्यू यानी कि ऑन आईपीज यूज करने पड़ेंगे. आप कहीं पर भी कोई भी चीज डिफॉल्ट यूज नहीं कर सकते हो. कुल मिला के यह कि आपके पास गाड़ी है तो अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको खुद से ड्राइव करके जाना पड़ेगा. लेकिन अगर आप पब्लिक कार कैब को यूज करते हैं तो वहां पर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते. हो सकता है आपको अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग ड्राइवर्स मिले, बट अगर आप खुद का नेटवर्क खुद की ड्राइव करते हो तो गाड़ी भी आपकी होगी और ड्राइवर भी आप ही होंगे खुद. बट अगर आप अलग अलग कैब करते हैं तो हर गाड़ी का नंबर अलग होगा, हर गाड़ी का मॉडल भी अलग हो सकता है, हर गाड़ी का ड्राइवर भी अलग हो सकता है. गॉट इन माय पॉइंट? तो डिपेंड करता है कि आप अपना नेटवर्क बनाया हुआ यूज करना चाहते हैं या दूसरे का नेटवर्क. तो बेटर है कि कभी भी हम क्लाउड पे काम करते हैं तो हम अपना ओन नेटवर्क ही बनाते हैं. क्लियर? अगर हम किसी नेटवर्क की एक्सटेंशन कर रहे हो क्या और चीज? मिसाल के तौर पर एक ऑफिस है, उसमें हमने HR डिपार्टमेंट का एक नेटवर्क बनाया है, सेल्स डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग का. उस केस में तो फिर हमें वो सब सेटिंग और वो जो जो ऑफिस की रिकमेंडेशंस होगी उसी को एक्सटेंड करना होगा ना, फॉर एग्जांपल. वो तो देंगे ना आपको यार. आपके पास कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो वो बताएगा आपको. हाँ, अब जैसे वो बोले भाई हम फिजिकल से मूव करना चाह रहे हैं हम्म क्लाउड के अंदर ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म और हमें लेकिन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी एग्जिस्टिंग लैंड की है, हमें वही चाहिए क्लाउड के ऊपर, नहीं ताकि नहीं, जब वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. अगर उनकी लैन की परमिशन कोई भी नेटवर्क हो, उनके लैन नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है हमें. अगर आप खुद अपना लैन नेटवर्क बना रहे तो, बट उनका तो ऑलरेडी चल रहा है, रनिंग है. उनका तो ऑलरेडी रनिंग है ना, तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. हम अपना नेटवर्क बनाएंगे और देन माइग्रेट करा देंगे चीजों को. पहले कम्युनिकेशन कराएंगे तो वो बेसिकली हमें हमें नजदीक लिंक नहीं, मैं लिंक आती टू वही. अदर वीनेट एंड ऑन प्रीमाइस नेटवर्क. देखिए मैंने क्या लिखा है, use on CIDR and can link to other VNet and on premise network. वो अदर VNet आपका हो सकता है आपने ही क्रिएट करा हो, या हो सकता है किसी और ने भी क्रिएट करा हो. तो जरूरी नहीं है कि जो VNet कम्युनिकेशन होगा, जो वर्चुअल नेटवर्क का कम्युनिकेशन होगा, वो आपसे आपका ही होगा. आप एक अपने सिनेरियो है. VNet का अदर के साथ भी करा सकते हो और ऑन प्रीमाइस नेटवर्क के साथ भी करा सकते राकेश जी, एक सिनेरियो है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी आई हमारे पास, उनके हो. पास हर चीज ऑन प्रेमिस लगी हुई है, और उन्होंने एक ब्लॉक ऑफ आईपी खरीदा हुआ है किसी आईएसपी से, हम्म और वो आईपीज उन्होंने एलोकेट की हुई है अपने सर्वर्स को, वीएम्स को. हम्म अब वो हमारे पास आए, कहने लगे यार ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में बना दो, हम्म और ये हमारा आईपी रेंज है. नहीं यूज कर सकते आप, तो वो आईपी रेंज क्यों नहीं यूज कर सकते? हमें कोई क्योंकि और वो ऑलरेडी यूज हो रही है ना. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हम अपने एक नई आईपी रेंज उसी सबनेट की जो उनके पास है हमने करके नेटवर्क बना दिया, हम्म लेकिन वो नेटवर्क जो है अभी इंटरनेट पे तो नहीं आया, वो तो वीएम के अंदर पड़ा हुआ है क्लाउड में. हमें बाद में आईएसपी जो हमारे क्लाइंट ने आईएसपी ब्लॉक परचेज किया हुआ है उस पर माइग्रेट कैसे करेंगे? उसको माइग्रेट भी तो करना पड़ेगा ना आईपी को लेटर ऑन. देखो माइग्रेट अदर पार्ट है. आप माइग्रेट करने के बाद अपना आईपी चेंज कर सकते हो. दूसरा, हमारा कभी भी एक्सेस आईपी के बेस पर नहीं करता है कोई भी यूजर. ठीक है. कोई भी, क्या आप कभी भी कोई भी चीज आईपी से एक्सेस करते हो या नेम से एक्सेस करते हो? हम तो नेम से करते हैं कि जो बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है, जो इंजीनियर काम करेगा हाँ. तो वो तो नेम के जो आईपी देगा ना. नेम की जो मैपिंग कराता है वो डीएनएस सर्वर कराता है हमारी.
ठीक है। नेम की जो एपिंग मैपिंग कराता है वो डीएनएस सर्वर कराता है। सिंपल सा लॉजिक है यार, जब तक आप आईपी यूज नहीं कर सकते अपनी कंपनी का, जब तक वो आईपी फ्री ना हो। मैंने अगर कोई आईपी हसन को एलोकेट कर रखा है तो वो मैं रसीद को कैसे दे दूंगा? जैसा कि अभी हसन बता रहा था कि कंपनी ने एक आईपी दिया, उसने अपने सर्वर पे है, अगर मैंने वो सर्वर से आईपी हटा दी तो मेरी तो उनकी कनेक्टिविटी तो चली गई, तो माइग्रेशन कैसे होगा? सही है। गॉट इट माय पॉइंट? अगर मेरे पास आईपी फ्री होंगे तभी तो मेरा माइग्रेट होगा। तो गाइस, माइग्रेट का मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने अपने सर्वर हटा दिए। माइग्रेट का मतलब ये है कि कंपनी ने अपना जो सेटअप है वो दो जगह डिप्लॉय कर दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब फर्दर अगर फ्यूचर अगर कंपनी के कोई भी सर्वर डाउन होते हैं तो फिर कंपनी अपना फिजिकल सर्वर नहीं लगाएगी, उसका डेटा क्लाउड पे है तो वो क्लाउड पे ही अपना चीजों को डिप्लॉय करेगी। सही। क्योंकि हसन जी, आईपी कब यूज होंगे? जब आपके पास फ्री आईपी होंगे ना। बट बिल्कुल। आपके सिनेरियो में तो आईपी ऑलरेडी सर्वर पे यूज है, अगर मैं उनका आईपी हटा दूंगा तो मेरा तो सर्वर ही कम्युनिकेट करना बंद कर जाएगा, तो माइग्रेशन होगा? हाँ, नहीं होगा। कहाँ गए हमारे हसन जी? हाँ, नहीं होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली नहीं होगा। तो मैं चलते हैं आगे हम एक इसी सवाल पॉइंट पूछना पे। चाह रहा था, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आप पता नहीं क्या मेरा सवाल असल में ये था कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था एक कस्टमर के लिए यही वाईटेक में, और उसमें एक रिक्वायरमेंट ये थी कि ऑन प्रेमिस इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत पुराना हो गया था, तो उनको उसको अपग्रेड करना था। अच्छा, मैं ये सिनेरियो ये इसको थोड़ा सा चेंज ये कर रहा था, और वो जो उनके सर्वर्स थे ना उसमें मुख्तलिफ लोकेशन से कनेक्ट होते थे, जैसे कनाडा से होते थे और मुख्तलिफ कंट्रीज से उनके आईपीस पे वो सिस्टम से कनेक्ट होते थे। अब अगर हम उनके ऑन प्रेमिस को सस्पेंड करके सारा नेटवर्क उनका जो आर्किटेक्चर है क्लाउड में माइग्रेट कर दें, और हम रिक्वायरमेंट ये होगी कि हमें वही आईपीज उनको देनी है एज्योर के अंदर भी या हमारे प्राइवेट क्लाउड के अंदर, तो क्या हम ऐसा वीनेट बना सकते हैं? ये देखो, सेम आईपी नहीं हो सकता, सेम आईपी लैन में हो सकता है, वैन में नहीं हो सकता है। वैन में नहीं हो सकता? अच्छा। या वैन के आईपी सेम नहीं हो सकते, लैन के आईपी सेम हो सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी। ठीक है। तो आप वैन के आईपी सेम नहीं हो सकते, वैन का आईपी यूनिक होगा। मेरा आईपी, सैयद का आईपी या हसन जी आपका आईपी, हम तीनों के पब्लिक आईपी डिफरेंट होंगे, बट हम तीनों के प्राइवेट आईपी सेम हो सकते हैं। इज इट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि द प्राइवेट आईपी कुड नॉट कनेक्टेड टू वैन। सो हमारे जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो आईपी चलते हैं ना, वो लैन चलते हैं, तो वो आईपी हमारे सेम हो सकते हैं, बट उन आईपीस को आउटसाइड कम्युनिकेट कराने के लिए हमें अपने पब्लिक आईपीस की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। सो सिंपल सा है यहाँ पर कि मैं आगे चलता हूं। व्हेन यू क्रिएट अ वीनेट, व्हेन यू क्रिएट वीनेट, your services and VMs, your services and VMs with your VNet can communicate directly. In VMs within VNet can communicate directly and securely with each other in the cloud. सिंपल सा है कि अगर आपने एक वीनेट बनाया, यहाँ पर सपोज करो आपने एक वीनेट बनाया, इस वीनेट को आपने यहाँ पर एक आईपी एलोकेट कर दिया, लाइक यहाँ पे आपने एक CIDR वैल्यू दे दी 192.168.1.0/24, और अब यहाँ पर क्या करते हो, आप क्लाउड पर अपने VMs बनाते हो।
या व्हाटएवर कुछ भी बनाते हो और आप इन सबको किसके साथ कनेक्ट कर देते हो, सपोज करो ये आपका वीनेट है और आप इस वीनेट के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो गाइस ये सारे के सारे रिसोर्सेज ना आपकी कम्युनिकेट करेंगी। द ऑल रिसोर्सेज इज कनेक्टेड विद अ वीनेट। आपकी जो भी सर्विस, जो भी आप क्लाउड पे क्रिएट कर रहे हो और उसको आप वीनेट के साथ क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, चाहे वो कोई भी वीएम्स हो, विद योर वीनेट कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली। वो मशीन्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं बिकॉज ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। जो भी चीज, जो भी वीनेट, जो भी सर्विस आपकी सेम वीनेट की पार्ट होंगी, उनको कम्युनिकेट कराने के लिए आपको किसी भी मीडिएटर डिवाइस की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकती है। When you create the VNet, use IP address range। आपको जो IP address range यूज करनी है वो हम सिर्फ 3 ही IP एड्रेस की रेंज यूज करते हैं, जो कि हमारा होता है लाइक 10.0.0.0/8। दूसरा हमारा होता है 172.16.0.0 एंड तीसरी हमारी होती है 192.168.0.0। तो गाइज ये हमारी क्या है, वीनेट की रेंज है। तो 0/12 और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ /16, ये आप क्लाउड में रेंज यूज कर सकते हो। सो 8 से 12 से और 16 से स्टार्ट है हमारी रेंज। बट अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में बोलूँ तो मैं ये रेंज वाला पार्ट थोड़ा सा हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस करता हूँ जो आपको कंफ्यूज कर रही है, कम्युनिकेशन वाली पार्ट। टाइप्स ऑफ आईपी हम बताते हैं आपको। टाइप्स ऑफ आईपीस की गाइस अगर मैं बात करता हूँ तो टिपिकली हमारे 2 टाइप्स के आईपीस यूज होते हैं वीनेट के अंदर। एक आईपी होता है पब्लिक और एक आईपी होता है प्राइवेट। प्राइवेट आईपी और एक आपका होता है पब्लिक आईपी। When you create any instance, अगर आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो गाइस इस वर्चुअल मशीन पर आपके 2 आईपीस आएंगे। एक आपका पब्लिक आईपी भी आएगा इस मशीन पर और आपकी इस मशीन पे प्राइवेट आईपी भी आएगा। The private IP communicate within a cloud within a LAN network. It's communicates within cloud services and LAN. Use IP addresses, और यहाँ पे जो ये IP एड्रेस यूज करेगा वो कौन से IP यूज करेगा, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 and 192.168.1.0/24। गाइस ये 3 ही रेंज के आईपीस हैं जो आपके लैन में यूज होते हैं, यानी कि 10, 172 और 192। इन 3 के अलावा कोई और आईपी आपके लैन नेटवर्क के अंदर यूज नहीं होते। ये मैं आपको बता देता हूँ इन वर्ल्ड वाइड लोकेशन। हसन जी, सैयद जी, आप जो कह रहे थे ना सेम आईपी होनी चाहिए, तो ये वाले आईपी जो है, ये वाले आईपी जो सेम है, आप देखिए कि आपका आईपी भी 192 हो सकता है, आपके ऑफिस का आईपी भी 192 हो सकता है। तो ये आईपी ऑलवेज सेम रहते हैं। प्राइवेट आईपी तो ये फिर अपने प्राइवेट आईपी भी तो पूरी दुनिया में कहीं भी आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक वो नेटिंग के थ्रू पब्लिक पे नहीं जाएगा वहां वो डिफरेंट आईपी लेगा ना। या बिल्कुल, वो कम्युनिकेट जब तक नहीं करेगा जब तक पब्लिक। तो विद इन अ लैन, अगर इसको वैन में जाना है, इट्स मूव इन वैन, तो अगर इसको वैन के अंदर जाना है तो ही नीड्स पब्लिक आईपी। इसको जरूरत पड़ेगी पब्लिक आईपी, और पब्लिक आईपी प्रोवाइड बाय आईएसपी। या पब्लिक आईपी हमें क्या करने पड़ते हैं, बाय करने पड़ते हैं। कहां से, फ्रॉम आईएसपी से। अब वहां वो नेटिंग करके हम जो है उसको, और यहाँ पे नेटिंग करके हम फिर इनका कम्युनिकेट कराते हैं। तो वो नेटिंग भी हमें करनी पड़ेगी या आईएसपी खुद करेगी नेटिंग? बैकएंड पे होता है या हम लोग भी करते हैं। नेटिंग क्या, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन? हाँ, जो हमारा पब्लिक टू प्राइवेट कम्युनिकेशन कराता है, लाइक लेकिन जैसे ये तो कि हम किसी स्विच के अंदर स्टोर करते होंगे ना सारी मैपिंग, या नहीं, दिस इज अ लॉग। जस्ट है कि अगर आपकी कोई अच्छा। भी रिक्वेस्ट बाहर जा रही है
तो वो अपना एक आईडी और जनरेट कर देगा उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। लाइक देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपका लैपटॉप एक है, आपके सिस्टम पे आईपी एक है, आपके पास लैंड कार्ड का पोर्ट एक है, वाईफाई का पोर्ट एक है, और आप अपनी वेबसाइट सर्च करते हो, एक पेज पे आपने लिखा याहू, एक पे लिखा गूगल, एक पे लिखा यूट्यूब, यस और नो। अब अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो वो पर्टिकुलर उसी पेज में ही क्यों ओपन होती है जिस पेज में आपने यूआरएल का नेम डाला है? याहू वाली रिक्वेस्ट गूगल के पेज में क्यों नहीं ओपन होती है? गूगल वाली रिक्वेस्ट याहू के पेज में अपडेट ओपन नहीं होती? क्या रीजन है? और हमारी तो रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 80 और एचटीटीपी प्रोटोकॉल से सारी जाती है, बट प्रोटोकॉल तो एक ही है, पोर्ट नंबर 80। तो एक्चुअली क्या है, अगर हमारी कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो उसके साथ बैकएंड में एक यूनिक नंबर जनरेट करता है पेज वाइज, और हमारी वो जो रिक्वेस्ट है उसी यूनिक नंबर के बेस पर ही वो हमारे उस पर्टिकुलर पेज में उस रिक्वेस्ट को ओपन करता है, किसी अदर में नहीं करता। लाइक हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, हमारे घर का एड्रेस एक ही है, लेकिन अगर उस एड्रेस से हम कॉल करता है कोई भी, तो हमारे हर किसी का एक यूनिक नंबर है जिसको हम बोलते हैं आईडी प्रूफ। गॉट इट माय पॉइंट? तो इसी तरीके से हर कंप्यूटर का अपना एक फिक्स एड्रेस तो है, लेकिन उस एड्रेस के साथ पर्टिकुलर अगर उससे कोई भी रिक्वेस्ट आपके पब्लिक नेटवर्क में जाती है तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बैकएंड में ऑटो जनरेट हो जाएगा। गॉट इन माय पॉइंट? हसन जी, सैयद जी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? दूसरी एक बात बताता हूं कि आप कोई भी आईपी ऐड कर सकते हो वीनेट के अंदर, बट आप कौन कौन से आईपी ऐड नहीं कर सकते वीनेट में, मैं वो बताने जा रहा हूँ। यू कैन नॉट ऐड, कौन से आईपी आप ऐड नहीं कर सकते इन वीनेट? तो मैं वो रेंज बताना चाह रहा हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है कि कैन नॉट ऐड रेंज इन वीनेट। अगर आप वीनेट बनाओगे तो आप सारे आईपी यूज कर सकते हैं, आइदर आप पब्लिक आईपी सारे यूज करो वीनेट में, या आइदर आप प्राइवेट आईपी का यूज करके वीनेट बनाओ, दैट डज नॉट मैटर। बट आप कौन से आईपी यूज नहीं कर सकते? सो आप नहीं कर सकते हो वीनेट में 224.0.0.0/4। आप इस आईपी रेंज को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारी रेंज आपकी स्टार्ट होती है मल्टीकास्टिंग से। ब्रॉडकास्ट के लिए आप 255.255.255.255/32 आप यूज नहीं कर सकते हो। आप इस CIDR वैल्यू का भी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए रिजर्व है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अगर मैं बात करता हूँ 127.0.0.0/8, ये भी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारा रिजर्व लूप बैक के लिए। अगर आप वीनेट बना रहे हो तो इन आईपीस का, इन आईपी रेंज का आप यूज नहीं कर सकते हो। 169.254.0.0/16 आप इस रेंज का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारा रिजर्व है लिंक लोकल। लिंक लोकल का मतलब है अपीपा एड्रेसेस के लिए, जो कि हमें ऑटोमेटिकली सर्वर जनरेट करता है। एक और अजूरे ने रेंज सेट करी हुई है 168.129.16/32। आप इस आईपी का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अजूरे ने ये अपना इंटरनल डीएनएस के लिए रिजर्व करा हुआ है। तो दिस इज अ रिजर्व आईपी, जिन आईपीस का आप यूज नहीं कर सकते हो जब भी आप वीनेट बनाते हो। इज इट क्लियर? कैन नॉट रेंज एड रेंज इन वीनेट। तो आप इन रेंजेस का वीनेट के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट? इसके अलावा आप जो मर्जी आईपी यूज कर सकते हो। तो हम प्राइवेट आईपी यूज करेंगे ना? हाँ, प्राइवेट यूज करो, पब्लिक करो, मैं तो दोनों यूज करता हूँ। अब हम बात करते हैं अगर वर्चुअल नेटवर्क्स इन सिंगल, अगर आप अपना अजूरे रिसोर्स मैनेजर पोर्टल करते हो, व्हेन यू यूज द अजूरे पोर्टल,
RM पोर्टल आप अगर यूज करते हो, so you can create VNet, 1000 VNet, आप 1000 VNet बना सकते हो। So आप कितने VNet क्रिएट कर सकते हो? 1000 VNet आप क्रिएट कर सकते हो एक ARM रिसोर्स मैनेजर पोर्टल पे। और ईच VNet, यानी कि आप कितने VNet क्रिएट कर सकते हो? 1000, और ईच VNet आप 3000 सबनेट्स क्रिएट कर सकते हो। यानी कि एक VNet के अंदर आप 3000 ग्रुप बना सकते हो। Got in my point? Guys, each VNet, how many subnets is created? 3000 subnets. यानी कि आपने एक बड़ा नेटवर्क लिया, उस बड़े नेटवर्क में आप क्या करना चाहते हो? HR, सेल्स, अकाउंट, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उस सबनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो छोटे छोटे नेटवर्क में, जैसे हमने सबनेटिंग करी थी। तो ईच VNet आप मैक्सिमम 3000 सबनेट्स ही बना सकते हो। इज इट क्लियर? सो अगर आपसे पूछे हाउ मेनी VNet क्रिएट इन अजूरे पोर्टल, तो आप बोल सकते हो कि हम मैक्सिमम 1000 VNet क्रिएट कर सकते हैं। और हाउ मेनी सबनेट्स इन पोर्टल, सो ईच VNet 3000। देखिए 3 मिलियन रिसोर्सेस बेसिकली जो है 3 मिलियन नोड्स बन सकती है, लेकिन हाँ जी, एक VNet की बात कर रहे हैं हम। 3000 टोटल ARM में तो 3 मिलियन टोटल ये हमारा अराउंड 30 lakhs हो गया। या क्लियर? दूसरा वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग का मतलब है कि आप कितनी पेयरिंग्स बना सकते हो। तो ईच पोर्टल क्रिएट 500 पेयरिंग। सो पेयरिंग क्या है कि अगर आप दो डिफरेंट VNets को कम्युनिकेट कराते हो, या दो से ज्यादा VNet को कम्युनिकेट कराते हो, उसको हम बोलते हैं गाइस पेयरिंग। सो आप सिंगल पोर्टल पे कितनी पेयरिंग करा सकते हो? 500 पेयरिंग करा सकते हो। यानी कि आप 500 VNets को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। लाइक 500 VNet हसन के हैं और 500 VNet सैयद के हैं, तो आप एक दूसरे के VNet को कम्युनिकेट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग। गॉट इन माय पॉइंट? पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। अगर आप दो VNet को कम्युनिकेट कराना चाहते हो, उसको पेयरिंग बोलते हैं। बॉर्डर क्या होता है? व्हाट इज बॉर्डर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉर्डर? नहीं, जैसे दो VNets है ना, यानी कि दो नेटवर्क है। बॉर्डर का मतलब क्या होता है? मुझे बॉर्डर का क्या काम करता है? बॉर्डर क्या काम करता है? सेपरेट करता है दो एंटिटीज को। जैसे इसी तरीके से दो डिफरेंट VNet एंटिटीज को कम्युनिकेट कराने के लिए हम पेयरिंग इनेबल करते हैं। अच्छा, उससे पहले दो नेटवर्क आप आपस में बात नहीं करेंगे एज्योर में? लाइक एक आपने 10 ले लिया, एक आपने 192 ले लिया, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। आप चाहते हो कि 10 वाला और 192 आपस में कम्युनिकेट करे, तो उसके लिए आपको पेयरिंग इनेबल करनी पड़ेगी। और ये बेसिकली आप कह रहे हैं डिफरेंट क्लासेस के अगर IP एड्रेसेस हैं, डिफरेंट IPs की बात कर रहे हैं, चाहे वो हाँ डिफरेंट क्लासेस आप बोल सकते हो। हाँ, यानी अगर 10 के रेंज के हमने अंदर नेटवर्क बनाया, वो सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी IP रेंज में हो। लेकिन अगर वो B क्लास में चला गया, C क्लास में चला गया, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए पेयरिंग करानी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है। नहीं, अब लेकिन अगर किसी हाँ, एक नेटवर्क में मल्टीपल VNets बने हुए हैं और उनकी IP सेम रेंज की है, तो भी तो पेयरिंग चाहिए होगी, क्योंकि वो डिफरेंट लैन होगा। सेम रेंज सेम VNet, आप एक VNet में सेम रेंज IP कैसे डालोगे? दो VNet ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, डिफरेंट अकाउंट में हो सकते हैं। हाँ, दो डिफरेंट लॉजिकल VNets हैं जिनकी प्राइवेट IP सिमिलर है, लेट्स से। अकाउंट सेम है या अलग है? नहीं, अकाउंट अलग है तो हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन भी हमारा पब्लिक IP पे होता है। पेयरिंग का मतलब है इस राउटिंग। पेयरिंग का मतलब है राउटिंग। तो दो नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराने के लिए, जैसे हम फिजिकल नेटवर्क में बोलते हैं राउटिंग करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराने के लिए हम पेयरिंग करते हैं।
अच्छा, ये सबनेट का एक दफा मुझे हो रहा था। सबनेट बेसिकली हम क्रिएट करते हैं विद इन द सेम नेटवर्क डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, या अपनी ग्रुपिंग करने के लिए। ग्रुपिंग करने के लिए। तो वो 3000 बना सकते हैं हम basically। बिल्कुल। अब अगर आप कोई भी मशीन लगाते हो, लाइक दिस इज योर, एक मशीन है आपकी पर्टिकुलर, दिस इज योर मशीन, ये आपकी एक मशीन है, और मैं अगर इस मशीन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, हर मशीन के अंदर आपका क्या होता है, एक एनआईसी होता है, वर्चुअल एनआईसी होगा, लैन कार्ड जिसको हम बोलते हैं हर मशीन का। गॉट इट? सो पर वीनेट यानी पर एनआईसी आपके 256 प्राइवेट आईपी अलाउड होते हैं। यानी कि आप एक एनआईसी पर कितने आईपीस ऐड कर सकते हो? 256 आईपीस ऐड कर सकते हो प्राइवेट। और अदर वर्ड में बोलूं तो ईच वीएम यूज 256 प्राइवेट आईपी। यानी कि आप एक मशीन पे मैक्सिमम कितने आईपी एड्रेसेस डाल सकते हो? तो एक मशीन पे आप मैक्सिमम 256 आईपी सेट कर सकते हो। यार ये बात समझ नहीं आ रही कि ये 256 प्राइवेट आईपीज हैं, ईच वीएम यूज 256 प्राइवेट आईपी। आपकी मशीन पर एक आईपी पड़ा हुआ है ना, हम्म विंडो आर में गया, मैं ncpa.cpl पे गया, आपने राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टी में गए, एंड टीसीपी आईपी पे गए, यहाँ पे जाके हम मशीन में आईपी डाल देते हैं, दिस इज द फर्स्ट आईपी। आप 256 आईपी सेट करा सकते हो एडवांस में जाके, और यहाँ पे जाके आप आईपी ऐड करा सकते हो। तो उसका हमें फायदा क्या है? मतलब एज्योर की लॉजिक में तो फायदा ये है कि वो एक हार्डवेयर शेयर हो रहा है, तो 256 वीएम्स बन जाएंगे एक हार्डवेयर पे, एक नेटवर्क कार्ड के ऊपर। आप अपनी एक मशीन को 2-3 नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मल्टीपल आईपी से एक सिस्टम को एलोकेट कर सकते हो। लाइक का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल नेटवर्क में बोले तो जिस तरीके से हम राउटर पे अपना इंटर वीलैन करते थे सब वीनेट, इसी तरीके से इंटर वीलैन में हम क्या करते थे कि अपने मल्टीपल वीलैंस को कम्युनिकेट कराने के लिए एक ही राउटर पे सब इंटरफेस देते थे, जिसमें इनकैप्सुलेशंस वगैरह हम चलाते थे। इसी तरीके से हम मल्टीपल आईपीस यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं अपनी एक मशीन को। We have provide multiple IP address. So multiple का मतलब है हम maximum 256 IPs अपनी एक VM को allocate कर सकते हैं। क्लियर? जी मुझे क्लियर है, जल्दी से पूछ लें। सैयद जी, सैयद जी कुछ पूछना चाहेंगे? इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, sorry, this IP. Rakesh, I have some call to attend. I'll just be back in 5 minutes. Okay. ओके। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर मैं नेक्स्ट चीज की यहाँ पर बात करता हूँ, सो पब्लिक आईपी प्रीफिक्स लेन /28, यानी कि आप /1, लाइक मैंने एक आईपी लिया 1.0.0.0 /28 मैक्सिमम प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हो। यानी कि आप जब अपना वीनेट बनाओगे तो /28 से ऊपर आप नहीं ले सकते हो। ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम CIDR सपोर्टेड वैल्यू है वो /28 है। ओके। दूसरा आपका इसके अंदर एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप NSG, जहां पर आप कहते हो कि क्या चीज आपको अलाउ करनी है और क्या चीज आपको डिनाई करनी है। ठीक है। फायरवॉल रूल, जिसको हम फायरवॉल्स बोलते हैं, यहाँ पर आप 1000 रूल बना सकते हो एक NSG के अंदर। So maximum how many rules create in NSG? The single NSG we are creating the 1000 rules. How many network security group use? और कितने NSG हम यूज कर सकते हैं एक पोर्टल पर? यूज 5000 NSG।
और हम 5000 नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं। यानी कि 5000 नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और ईच नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप 1000 रूल। वही वाला कॉन्सेप्ट है आपका कि 1000 वीनेट और 3000 सबनेट, यानी कि उन 1000 वीनेट के अंदर हम टोटल 3000 यानी कि 3000 सबनेट एक वीनेट में बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम 5000 नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, बट एक ग्रुप के अंदर हम 1000 रूल ही बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये तो सिक्योरिटी ग्रुप तो हाँ ठीक है, सही है कि कौन किससे बात नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता, किस बिल्कुल। किस्म की चीज। ठीक है, सही है। सो ये हमारी कुछ वीनेट की रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपसे कोई पूछ सकता है हाउ मेनी वीनेट्स क्रिएट इन सिंगल पोर्टल, हाउ मेनी सबनेट्स क्रिएट इन सिंगल पोर्टल, या हाउ मेनी peering इनेबल इन बिटवीन सिंगल पोर्टल, या how many IPs allowed in single virtual machine या single NIC, what is the maximum length of VNet, कि आप कितनी लेंथ आप VNet की बना सकते हो, how many network security group, आप कितने security group cloud पे create कर सकते हो, या ई security group आप कितने rule create कर सकते हो। Gotten my point? मैं इस बात समझ अभी, लेकिन टेक्निकली हमसे पूछेगा तो कोई भी नहीं ना, इसको पूछेगा कौन हमसे, ये हमसे पूछेगा कौन जब हम जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो पूछेगा, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट हाँ। तो कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा हाँ, ये बेसिकली आप कह रहे हो कि जब हम सॉल्यूशन डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे तो वहां ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल यार, इंटरव्यू वाला तो पूछेगा ना यार, अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो तो आपसे वो पूछेगा तो सही ना कि अगर आपका वीनेट बनवाएगा तो वीनेट की नॉलेज है या नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। हम्म। मैं फॉर एग्जांपल जॉब के लिए नहीं जा रहा, ठीक है ना, मैं ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जहाँ बैठा हूँ मैं वहाँ पे प्रोडक्ट बनाऊंगी, ठीक है, और मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनूं, खुद सॉल्यूशन डिजाइन करूं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने भी किया, ये पास्ट में किसी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, मेरी कंपनी ओपन थी, वो जिनको अप्रोच किया वो इतने हल्के निकले कि उन्होंने स्पॉट बैक करने में घंटों सालों लगा दिए कंपनी में गया। तो मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट पकड़ के आगे देना, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं प्री सेल्स थोड़ी अपने हाथ में रखूं। मैं इसलिए ये कोर्स कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट पकड़ लिया, राकेश से बोला राकेश ये काम आप करा दो, आप अपने पास अपनी टीम से करा लो ये काम। बिल्कुल। राकेश ने कहा ठीक है जी सॉल्यूशन दो, मैंने सॉल्यूशन दिया, राकेश ने बैठ के रिव्यू किया, बोला आज ही मैं कर दूंगा। मेरी राकेश से एक डील हुई है कि जी ठीक है हम पर डे $20 में काम करेंगे जो भी करेंगे, मैं यहाँ से अपने कमीशन प्रोजेक्ट देता हूँ। बिल्कुल मैं समझ गया, एक कि आप प्रोजेक्ट आप करोगे और हैंडल आपके बैकएंड में बैकएंड टीम करेगी, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो। वो मैं समझ गया। तो बेसिकली उसमें भी सॉल्यूशन डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से हम ये सारा भी डिपेंड करता है कितने अच्छे प्री सेल इंजीनियर बनते हैं। मेरे ख्याल है अगर इतनी डिटेल में प्लानिंग करते हो, आपके टाइम है करने का, तो वेल एंड गुड, इसके आप चार्ज करते हो उस हिसाब से। या ठीक है, मेरी ये बात समझ में आ गई। मैं एक दफा ये कोर्स, मुझे एक बात आई है कि जहन में, आप इसको कहीं नोट कर लें, जब भी कोर्स हमारा 1 मंथ का फिनिश हो जाए तो हम उसके बाद मे भी कुछ एक्सरसाइज आपके साथ मिलकर ऐसी करने जिसमें हम सिनेरियो दे दें, कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर लें जो आपके एक्सपीरियंस में आया और हम उसके सॉल्यूशन डिजाइनिंग कर लें और आप उसमें हमारा वो बेस्ट डेफिनेटली मैं आपको देने वाला हूँ, डेफिनेटली देने वाला हूँ, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। देखिए मेरा कंसर्न पता है क्या होता है, मेरा कंसर्न होता है कि बॉस आप किसी भी चीज को करो लेकिन उसका एक लॉजिक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब विदाउट इन लॉजिकल अगर बातें करेंगे तो उसके कोई मैनर्स नहीं है। ये हमने प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा है सब लोगों ने। कहते हैं क्या बेतुकी बातें कर रहा है, कोई लॉजिक है इन बातों का। सो सेम ही कॉन्सेप्ट क्लाउड का यार, अगर आप कोई भी चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उन चीजों का लॉजिक चाहिए। सो अब नेक्स्ट पिक्चर हमारी क्या है कि हम लोगों ने वीनेट पढ़ लिया, वीनेट की थ्योरी पढ़ ली, वर्चुअल नेटवर्क की थ्योरी हमने पढ़ ली, हमने वर्चुअल कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ ली, हमने रीजन पढ़ लिया, एबिलिटी जोन पढ़ लिया, एबिलिटी सेट पढ़ लिया। अब हम इन सारी चीजों की पहले करेंगे लैब। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, सही है। और ये जब लैब हम करेंगे तो हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट और वीनेट का पार्ट फिनिश हो जाएगा। जब ये दो चीजें हमारी फिनिश हो जाएंगी उसके बाद वी हैव स्टार्ट द अनदर पार्ट। ओके,
सो टुमारो जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, हाउ टू क्रिएट वीनेट एंड हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। ठीक है, सही है, ग्रेट। और जब हम क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट, अगर मैं अदर वर्ड में बोलूँ तो डायरेक्ट मैं आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करा सकता था, बट मैं नहीं चाहता कि हम डिफॉल्ट वीनेट यूज करें। मैं चाहता हूं कि आप अपना खुद से वीनेट बनाएं और देन उसको यूज करें। कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहेगा। इसलिए मेरे को वीनेट अभी बताना पड़ा सही है। स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो सबका अपना पढ़ाने का पैटर्न है, बट मेरा पढ़ाने का पैटर्न है कि आप यहीं पर ही पूछोगे सर ये नेटवर्किंग का जो ऑप्शन है वीनेट है क्या, ये वीनेट है क्या, आप फिर बार बार मेरे से ये क्वेश्चन पुट करते हैं। बट अब मैं जब पहले ही बना दूंगा तो आपको वो क्वेश्चन पुट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन और वीनेट और एबिलिटी जोन और एबिलिटी सेट्स, ये सारी चीजें थ्योरी लास्ट 2 क्लासेस में कराई है। इसका सिर्फ कंसर्न रीजन ये था कि जब मैं लैब करूंगा ना तो अब वहां पर सिर्फ अब प्रैक्टिकल ऑप्शन आएगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकल डिप्लॉय करता और उसके बाद बताता तो आप थोड़े कंफ्यूज होते। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा तो आपका सेकंड टाइम सारी चीजें दोबारा से रिपीट हो जाएंगी, बट प्रैक्टिकली रिपीट होगी। गॉट इट? Got it. So enough for today. Tomorrow start practical या आज ही करें? नहीं, tomorrow से करेंगे। Tomorrow से तो आई थिंक सो tomorrow से सुप्रीत भी ज्वाइन करेगी। असल में वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई जब मैंने डेवऑप्स का शेयर किया था ना लिंक आपके चैनल से, तो वो समझी कि कल की क्लास में हम डेवऑप्स पढ़ेंगे, तो वो इसलिए आना चाह रही है। अच्छा, वो आपने डॉकर वाला लिंक शेयर करा है? हाँ, डॉकर मैंने आपकी सब्सक्राइब जो चैनल है यूट्यूब का, वहां से उठाया था मैंने, देखा कि अगर किसी को चाहिए हो तो मिल जाएगा उसको इजीली।